हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद अंकिता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इंडियन पॉलिटी का काफ़ी इम्पोर्टेंट भाग, जिसे कि हम बोलते हैं प्रियम्बल, यानी कि प्रस्तावना। यह हमारे संविधान का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट भाग है। जैसे कि हम कोई भी बुक पढ़ते हैं तो बुक के जो फर्स्ट पेज होता है उसे हम बोलते हैं प्रीफेस। प्रीफेस में क्या बताया जाता है कि जो बुक है वो किस बारे में लिखी गई है और क्यों लिखी गई है और किस बेसिस पे लिखी गई है। बिल्कुल ऐसा ही काम जो हमारा संविधान है उसका जो फर्स्ट पेज है प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना, वो भी बिल्कुल ही ऐसा ही काम करती है। यानी कि हमें बताती है कि जो हमारा संविधान है वो किस उद्देश्य से लिखा गया है और क्यों लिखा गया है और इसके उद्देश्य क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए। तो देखिए ये है हमारा प्रियम्बल। देखिए जो प्रियम्बल की हमारी फर्स्ट लाइन है वो क्या है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी कि हम भारत के लोग। ठीक है, तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है यानी कि जो संविधान है हमने किसको दी है, हमने अपने आप को ही ये संविधान दिया है। तो हमने ये संविधान खुद को ही दिया है। हैविंग solemnly resolved to the constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and to secure to all its citizens justice, liberty, equality, fraternity। ठीक है, जो सारे टर्म्स लिखे हुए हैं ये टर्म्स मैं आपको एक एक करके अच्छे से पढ़ाऊंगी। ठीक है, इन अवर कंस्टिट्यूट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, यानी कि जो हमने था अपना जो प्रेम्बल था कब दिया था, 26 नवंबर को दिया था। ठीक है, एंड टू हेयर बाई अडॉप्ट इंडैक्ट एंड गिव टू अवर सेल्फ दिस कॉन्स्टिट्यूशंस। इसलिए हम जो अपना संविधान है ये खुद को दे रहे हैं, समर्पित कर रहे हैं। तो चलिए पढ़ते हैं आगे अपने संविधान के बारे में। तो द प्रियम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज़ अ ब्रीफ इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट, यानी कि क्या है, ये एक तरह की हमारी स्टेटमेंट है, परिचयात्मक वक्तव्य है। डैट सेट्स आउट गाइडलाइंस विच गाइड द पीपल ऑफ द नेशन। वो क्या करती हैं, कुछ गाइडलाइंस बनाती हैं, दिशा निर्देश बनाती हैं जो कि राष्ट्र के लोगों को मार्गदर्शन करता है। यानी कि हमें बताता है कि जो हमारा राष्ट्र है यानी कि जो नेशन है उसे किस तरीके से चलाना चाहिए। एंड टू प्रेजेंट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान के सिद्धांत हैं उसे ये बताता है। एंड टू इंडिकेट द सोर्स फ्रॉम विच द डॉक्यूमेंट ड्राइव्स इट्स अथॉरिटी एंड मीनिंग, और उस स्रोत को ये बताता है जिससे दस्तावेज अपने अधिकार प्राप्त करता है। यानी कि अब आप देखिए, अगर कोई भी केस चल रहा है, कोई सुप्रीम कोर्ट में केस चल रहा है तो सुप्रीम कोर्ट भी सबसे पहले क्या देखती है कि जो हमारा प्रियम्बल है उसमें क्या लिखा हुआ है, वो उसी के हिसाब से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसके हिसाब से जो सुप्रीम कोर्ट है अपने फैसले सुनाती है। इसलिए हमारा जो प्रियम्बल है काफ़ी इंपॉर्टेंट भाग है और इसे हम बोलते हैं हम अवर हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये हमारा क्या है, शरीर का जो दिल और आत्मा है। यानी कि काफ़ी जो से दिल और आत्मा इंपॉर्टेंट भाग होते हैं शरीर के, ऐसे ही जो हमारा प्रियम्बल है वो भी हमारा इंपॉर्टेंट भाग है। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। द होप्स एंड द एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल आर डिस्क्राइब्ड इन इट। इसमें लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं का वर्णन किया गया है। द प्रियम्बल कैन बी रेफर टू एज द प्रीफेस विच हाईलाइट्स द एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन। प्रस्तावना को प्रस्तावना के रूप में संदर्भित किया जा सकता है जो पूरे संविधान को उजागर करता है। ठीक है, तो पहले जो इसमें जो मीनिंग लिखे होते हैं हम आप वो पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट मीनिंग हमारे जो संविधान है उसमें क्या आता है, सोवरियन। इसका मतलब क्या होता है, संप्रभु। मतलब क्या है कि देखिए जो हमारा देश है वो, अगर हमें देश में कोई भी डिसीजन लेना है, कोई भी कुछ भी करना है तो हम किसी बाहरले देश से जाके पूछ के नहीं करेंगे। जैसे कि पहले हम क्या थे, यूके की कॉलोनी थे, यानी कि ब्रिटेन की कॉलोनी थे। ठीक है, तो जो हमारे जो भी फैसले थे वो किससे प्रभावित होते थे, ब्रिटेन से। बट अब ऐसा नहीं है, जो हमारा देश है वो क्या है, इंडिपेंडेंट अथॉरिटी है। इसलिए हम इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं 15 अगस्त को। तो क्या है, सोवरेन मीन्स द इंडिपेंडेंस अथॉरिटी ऑफ अ स्टेट, यानी कि इसका अर्थ है किसी राज्य का स्वतंत्र अधिकार। इट मीन्स दैट इट हैज़ अ पावर टू लेजिस्लेट ऑन एनी सब्जेक्ट, यानी कि हमारे पास पावर है कि हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं। एंड दैट इट इज़ नॉट सब्जेक्ट टू द कंट्रोल ऑफ एनी अदर स्टेट और एक्सटर्नल पावर। और हम क्या है, ये किसी अन्य राज्य या बाहरी शक्ति के नियंत्रण के अधीन नहीं है। यानी कि कोई भी देश हमें आके ये नहीं बोल सकता कि आपको अपने देश में इस तरीके का कानून लागू करना चाहिए। ये हमारी मर्जी है कि हम किस तरीके का कानून अपने देश में लगाना चाहते हैं। तो सोवरेन का मतलब क्या हो गया कि हम क्या है, एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी हैं। आगे बात करते हैं हम सोशलिस्ट की। सोशलिस्ट टर्म जो ऐड की गई थी वो हमारे स्टार्टिंग में ऐड नहीं थी, बल्कि ये ऐड की गई थी जो हमारा 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था
जो कि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे हुआ था, जिसे कि अब मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। उस समय जो सोशलिस्ट वर्ड था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? द टर्म सोशलिस्ट यूज हेयर रेफर्स टू डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, यानी कि क्या है, जो हमारे जो सोशलिस्ट ग्रुप्स हैं, यानी कि जो सोशलिस्ट गोल्स हैं, सोशलिस्ट गोल्स कैसे हैं कि देखिए, जो पावर है, यानी कि देखो पैसा तो हर कोई कमाता है, यानी कि जो पैसा कमाया जाता है जो हमारे देश के, वो किसके द्वारा कमाया जाता है? सोसाइटी के द्वारा। तो जो पैसा है वो क्या है? सब में इक्वली बंटे, इसी हम बोलते हैं सोशलिस्ट। तो जो सरकार ऐसा करने के लिए, जो सरकार होती है वो नहीं चाहती कि जो अमीर हैं और अमीर हो जाएं और जो गरीब हैं वो गरीब हो जाएं। इसके लिए सरकार क्या करती है कि जो अमीर ज़्यादा कमाते हैं उनसे क्या करती है? टैक्स वसूलती है, और फिर उन्हीं टैक्स का पैसा वो गरीबों में, जो गरीबों की भलाई के लिए कार्य होते हैं, उनमें यूज़ किया जाता है। इसी को हम बोलते हैं सोशलिस्ट, यानी कि जो सरकार है वो एक समाजवादी सरकार होगी, ठीक है, उसी को हम बोलते हैं सोशलिस्ट सरकार। आगे बात करते हैं। आगे हमारा वर्ड है सेकुलर। सेकुलर मतलब धर्मनिरपेक्ष, यानी कि जो हमारा देश है उसका कोई भी धर्म नहीं है। हमारे देश में सभी धर्म बराबर हैं, क्योंकि जो हमारा इंडिया कंट्री है वो काफ़ी डाइवर्स है, यानी कि उसका कल्चर बहुत अलग है। मतलब हर एक स्टेट में जो अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं, लोग अलग अलग तरह से कपड़े पहनते हैं, अलग अलग तरह से लोगों का खान पीन है, अलग अलग धर्म अपनाते हैं लोग। तो इसलिए हम, जो हमारा इंडिया है वो किसी मतलब पर्टिकुलर कोई हम धर्म किसी पे नहीं डाल सकते कि आपको इसी धर्म को प्रचार करना है या इसी धर्म को मानना है। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं? यानी कि जो हमारा मतलब देश है वो क्या है? पंथ निरपेक्ष है, किसी भी धर्म को नहीं मानता, बल्कि हम सब धर्मों को बराबर मानते हैं। इसीलिए जो हमारे लोग हैं इंडिया के, वो किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी धर्म को, देखिए भारत के सभी नागरिक को जब कोई भी धर्म को प्रचार कर सकते हैं, उसे अपना सकते हैं, ठीक है, उनकी अनुमति है। जैसे कि जो हमारे धर्म है, हिंदुज़म, बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम, हमारे क्या है? इक्वली रिस्पेक्टेड हैं। ऑल द सिटीजन्स ऑफ इंडिया आर अलाउड टू प्रोफेस, प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट देयर रिलीजन्स, ठीक है। और ये भी जो टर्म थी, ये भी तब कब ऐड की गई थी? हमारे जो 42nd अमेंडमेंट हुआ था 1976 में, ये जो टर्म थी उसी समय ये ऐड की गई थी, ठीक है। तो आपको समझ आ गया होगा हमारे जो सेकुलर वर्ड है उसका मतलब कि हमारे इंडिया का कोई भी धर्म नहीं है और कोई भी स्टेट किसी पर्टिकुलर धर्म को प्रमोट नहीं कर सकती है, ठीक है। आगे डेमोक्रेटिक का मतलब क्या हुआ कि जो हमारे इंडिया में क्या लागू है? यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज लागू हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी पर्सन अगर 18 एज से अबव है तो वो क्या कर सकता है? वोट कर सकता है। उसे क्या है? वोटिंग का अधिकार है, यानी कि एक व्यक्ति एक वोट कर सकता है। 1 पर्सन 1 वोट। आगे पहले ये एज होती थी 21 ईयर्स की होती थी, फिर इसे घटाकर कितना कर दिया गया था? 18। वो किस अमेंडमेंट के जरिए किया गया था? 61st अमेंडमेंट के जरिए ये मतलब लागू किया गया था। तो डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होगा कि यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि सबको व्यस्त का मताधिकार है, यानी कि जो अडल्ट लोग हैं उन्हें क्या है? जो वोटिंग करने का अधिकार दिया गया है, इसी हम बोलते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री। यानी कि जो भी हम गवर्नमेंट इलेक्ट करते हैं वो कैसे इलेक्ट की जाती है? हम खुद गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं। आगे बात करते हैं रिपब्लिक का मतलब क्या हुआ? जो भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हेड होगा, यानी कि जो हमारा हेड है स्टेट का, वो क्या जाता है? इलेक्टेड किया जाता है, यानी कि हम उसे चुनते हैं। जैसे कि हमारे क्या है? प्रेसिडेंट हैं। प्रेसिडेंट को हम डायरेक्टली तो नहीं चुनते, बल्कि हम उनको क्या करते हैं? इनडायरेक्टली चुनते हैं। बट ऐसा तो नहीं है कि जैसे आज के प्रेसिडेंट है रामनाथ कोविंद जी, तो जो अगले प्रेसिडेंट होंगे वो रामनाथ कोविंद जी के बेटे होंगे? नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर उन्हें प्रेसिडेंट बनना है तो उन्हें क्या होगा? इलेक्शंस में खड़ा होना पड़ेगा, इसलिए वो प्रेसिडेंट बन सकते हैं। यानी कि हमारे क्या है? हम इलेक्ट करके भेजते हैं, ना कि क्या है? हेरिडिटी मोनार्च नहीं है हमारे, क्योंकि जो मोनार्च होते हैं वहाँ पे क्या होता है कि जैसे राजा है, राजा का बेटा अगला राजा बन जाएगा, फिर उसका बेटा राजा बनेगा। बट हमारे नहीं होगा ऐसा। हमारे क्या होगा? लोग हम चुन के भेजेंगे, तो उसी को बोलते हैं हम एक हमारी क्या कंट्री है? एक रिपब्लिक कंट्री है। इसीलिए हम 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे जस्टिस यानी कि न्याय। जो हमारा इंडिया है वो क्या करता है? हमारे जो देश के नागरिक हैं उन्हें सबको न्याय प्रोवाइड करने का काम करता है। और न्याय भी हम 3 तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं। 3 तरह का न्याय: सोशल न्याय, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जस्टिस, यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, ठीक है। न्याय कानून जो चाहता है एब्सेंस ऑफ आर्बिट्रेशन एंड सिस्टम ऑफ इक्वल राइट्स, यानी कि सबके पास इक्वल राइट्स हों, फ्रीडम्स हों और अपॉर्चुनिटीज़ हों, ताकि वो सब सोसाइटी में एक जैसा रह सके। हमारा इंडिया जो है सबके लिए न्याय जो कानून है एक समान है। किसी ने अगर मर्डर किया है तो सबके लिए जो मर्डर की सज़ा होगी वो सेम ही होगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम सोशल जस्टिस की। सोशल जस्टिस मतलब क्या है?
कि मीन्स द एब्सेंस ऑफ सोशली प्रिविलेज क्लासेस इन द सोसाइटी एंड नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट एनी सिटीजन्स। यानी कि क्या है, सामाजिक न्याय का अर्थ है समाज में सामाजिक रूप से विशेष अधिकार प्राप्त वर्गों की अनुपस्थिति। यानी कि हम किसी भी वर्ग को स्पेशल ट्रीट नहीं करेंगे और ना ही कोई डिस्क्रिमिनेशन करेंगे, ना ही कोई भेदभाव करेंगे किसी भी, ना ही कोई मतलब कोई हमारा जो कास्ट है, क्रीड है, कलर है, रिलीजन है, जेंडर, किसी पे मतलब हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। बट आप सोचोगे कि जो रिजर्वेशन दी जाती है, यानी कि जो हमें आरक्षण दिया जाता है, वो किस बेसिस पे दिया जाता है? वो पता जब क्या था, जब हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था 1950 के टाइम पे, जब SC और ST के जो वर्ग के लोग थे वो काफ़ी ज़्यादा पिछड़े हुए वर्ग थे, तो उनको ऊपर उठाने के लिए, यानी कि उनको भी जो जनरल वर्ग है उनके बराबर लाने के लिए रिजर्वेशन दिया गया था। जो रिजर्वेशन का मोटिव था वो काफ़ी अच्छा मोटिव था, और उस समय जो रिजर्वेशन की वो ज़रूरत तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है, इसीलिए वो उस समय रिजर्वेशन दिया गया था। बट हमारा जो इंडिया है वो किसी भी मतलब हम डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव नहीं करते हैं। भारत समाज से सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करने के लिए खड़ा है, ठीक है। आगे इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन मैन एंड वुमेन ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, वेल्थ एंड इकोनॉमिक स्टेटस। यानी कि हम औरत और आदमी के बीच में पैसों के लेकर, अगर उनकी इनकम है, जो वेल्थ है और इकोनॉमिक स्टेटस है, उनके बीच हम क्या डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे। इट स्टैंड्स फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। यानी कि हम क्या चाहते हैं कि सबके पास जो वेल्थ है, यानी कि जो धन है, वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, इकोनॉमिक इक्वालिटीज हो, यानी कि सब बराबर खड़े हो, सबके पास बराबर पैसा हो। द एंड ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। यानी कि इसका मोनोपोलिस्टिक मतलब कि देखो कुछ लोग होते हैं जो मतलब कोई वेल्थ है जिससे पैसा क्रिएट हो रहा है, उन पर क्या होता है, कुछ लोग ही अपना कंट्रोल कर लेते हैं, यानी कि मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल हो जाता है उनका, वो ख़त्म करना। एंड डिस्ट्रीब्यूशन, जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन होती है उसे ख़त्म करना। डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज, यानी कि जो भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो सिर्फ सेंटर के पास ना रहे, बल्कि क्या हो, डिसेंट्रलाइज हो, यानी कि जो सेंटर से नीचे, फिर उससे नीचे, फिर उससे नीचे, सबके पास जो रिसोर्सेज हैं, यानी कि जो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं वो जाएँ। एंड द सिक्योरिंग ऑफ एडुकेट अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल फॉर अर्निंग्स देयर लिविंग्स। यानी कि क्या है, जो भी क्या हमारी जो मतलब सुरक्षा के लिए, यानी कि जो हमें अर्निंग चाहिए मतलब अपना जीवन यापन करने के लिए, उसका सभी को अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करना। आर्थिक न्याय का मतलब आय, धन और आर्थिक स्थिति के आधार पर स्त्री और पुरुष के बीच कोई भेदभाव नहीं है। यह धन के समान वितरण, आर्थिक समानता, उत्पादन और वितरण के साधनों पर एकाधिकार नियंत्रण, आर्थिक संसाधनों के विकेंद्रीकरण और सभी को अपने जीवन यापन के लिए पर्याप्त अवसरों की सुरक्षा के लिए खड़ा है। तो आप समझ गए होंगे इकोनॉमिक जस्टिस का मतलब क्या हुआ। आगे बढ़ते हैं, पॉलिटिकल जस्टिस। पॉलिटिकल जस्टिस मतलब क्या हुआ कि हमारे पास क्या है, इक्वल है फ्री एंड फेयर अपॉर्चुनिटीज टू द पीपल फॉर ऑल पार्टिसिपेशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेसेस। यानी कि कोई भी अगर हम राजनीतिक न्याय है, अब राजनीतिक भागीदारी में हिस्सा लेना चाहते हैं, तो सभी के पास क्या है, बराबर जो समानता है, सबके पास बराबर ही समानता है, वो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं तो कर सकती हैं। इट स्टैंड्स फॉर द ग्रांट ऑफ इक्वल पोलिटिकल राइट्स टू ऑल द पीपल विदाउट डिस्क्रिमिनेशन। यानी कि जब बिना किसी भेदभाव के सभी लोगों को समान राजनीतिक अधिकार देने के लिए खड़ा है। भारत का संविधान एक उदार लोकतंत्र प्रदान करता है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड्स फॉर अ लिबरल डेमोक्रेसी इन विच ऑल द पीपल हैव राइट एंड द फ्रीडम टू पार्टिसिपेट। यानी कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, संविधान क्या करता है, हमें मतलब प्रोवाइड करता है, हमारे पास राइट है, फ्रीडम है कि हम जो पॉलिटिकल प्रोसेसेस हो रहे हैं, यानी कि अगर हमें वोटिंग करनी है, अगर हमें इलेक्शंस में खड़ा होना है, तो हम खड़े हो सकते हैं, सबके पास बराबर का हक है। आगे लिबर्टी। लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता। हमारे इंडिया में क्या है, हमारे पास क्या है, फ्रीडम्स हैं, यानी कि हम कुछ भी कर सकते हैं, हमारे पास सोचने की क्षमता है, हम अपना फ्रीली सोच सकते हैं, फ्रीली लिख सकते हैं, जो हम अपना मतलब एक्सप्रेशन देना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, हमें क्या फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। लिबर्टी का विचार भारतीय नागरिकों की गतिविधियों पर स्वतंत्रता का उल्लेख करता है। यह स्थापित करता है कि भारतीय नागरिकों पर कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं है कि वे क्या सोचते हैं, उनकी अभिव्यक्ति का तरीका और जिस तरह से वे कार्रवाई में अपने विचारों का पालन करना चाहते हैं। तो यानी कि हम अपने तरीके से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। बट साथ ही साथ में जो हमारा संविधान है वो कुछ रोक भी लगाता है कि हम ऐसा नहीं है किसी को भी जाके कुछ भी बोल देंगे, तो इसके पे भी हमें थोड़ी सी पाबंदी लगती है, ठीक है। बट वैसे हमें क्या है, लिबर्टी है, हम अपना सोच सकते हैं, यानी कि अगर हम चाहें तो सरकार को क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं फ्रेटर्निटी की। फ्रेटर्निटी मतलब यानी कि भाईचारा। ये क्या करते हैं, हम हमारे अंदर जो फीलिंग है ब्रदरहुड की, कि जो हम हमारा देश है वो हमारे क्या है, जैसे हम बोलते हैं कि सभी इंडियन जो है हमारे भाई बहन हैं,
यानी कि हमारे बीच क्या है, एकता है, एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग विद द कंट्री, कि हम सब इस इंडिया देश के वासी हैं। तो हमारे अंदर की जो भावना है कि हम सब एक हैं, जैसे कि अगर कोई मुद्दा हो जाए, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया पाकिस्तान की कोई बात हो जाए और इंडिया और चाइना के खड़े हो जाएं, तो हम सब क्या करते हैं, जो अपनी कास्ट है, क्रीड है, रिलीजन है, जेंडर है, उन सबको भूल कर हम एक हो जाते हैं कि हमारे देश के ऊपर हमला हुआ है तो हम बिल्कुल साथ में खड़े हैं। हमारे लिए कोई टेरिटोरियल डायमेंशंस नहीं है कि वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है या फिर वो कौन सी स्टेट से बिलोंग करता है। अब तब हम सब क्या किससे बिलोंग करते हैं, तब हम सब इंडिया से बिलोंग करते हैं, ना कि कोई कास्ट से, ना कि क्रीडर से, ना कोई रिलीजन से हम किसी को बताते हैं। हम बताते हैं कि हम इंडियंस हैं। तो इसीलिए जब भावना हमें अंदर आती है फ्रेटर्निटी से, या भाईचारे की भावना और अपने लोगों के बीच देश के साथ जुड़े रहने की भावना को दर्शाता है। यह मनोवैज्ञानिक के साथ साथ राष्ट्रीय एकता के क्षेत्रीय आयामों को भी गले लगाता है। यह क्षेत्रवाद, सांप्रदायिकता, जातिवाद आदि के लिए कोई जगह नहीं छोड़ता जो राज्य की एकता में बाधा उत्पन्न करता है। ठीक है, यानी कि हमारे बीच कोई भी बीच में नहीं आ सकता, कोई जातिवाद बीच में नहीं आ सकता। आगे आपको बता दूं कि एक बार जो केशवानंद भारती केस हुआ था, उस समय जो बताया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि जो हमारा प्रियम्बल है उसे हम मतलब उसमें जो अमेंडमेंट कर सकते हैं, बट आर्टिकल 368 के अंदर हम उसमें जो हमारी अमेंडमेंट है, यानी कि हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो बेसिक स्ट्रक्चर है प्रियम्बल का, हम उसे नहीं बदल सकते। हालांकि मूल संरचना को बदलाव नहीं किया जा सकता। और जो हमारा प्रियम्बल है उसमें सिर्फ एक ही बार अमेंडमेंट हुआ, वो हो तो 42nd अमेंडमेंट, जो मैंने आपको वर्ड पढ़ा दिए। ठीक है, उसमें 3 वर्ड जोड़े गए थे। एक और वर्ड था इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी यानी कि हमारी जो होनेस्टी की भावना है, जो हमारी इंपॉर्टेंस है उसके लिए। ठीक है, इंटीग्रिटी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, इंटीग्रिटी। ये भी वर्ड उसमें 42nd अमेंडमेंट में ही जोड़ा गया था, और सिर्फ एक ही बार हमारा जो प्रियम्बल है उसमें जो चेंजेस किए गए थे। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आशा करती हूँ आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो यू कैन ज्वाइन मी हियर ऑन टेलीग्राम, स्टडी विद अंकिता। थैंक यू।